हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी आ जाता है। तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज तब आएगा जब आप सिस्टम पे वर्क करोगे या उसको कुछ ना कुछ हीट सप्लाई कर रहे हो या उससे एब्जॉर्ब करवा रहे हो, राइट। तो आपके पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। लेट सपोज जो हमारा सिस्टम है उसकी इनिशियल स्टेट है आई और उसकी फाइनल स्टेट है एफ़। तो हमने आई से एफ़ तक जाना है और हम इसके लिए 5 डिफरेंट पाथ्स फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 जो ये हमने दिखा रखे हैं। तो इन सभी 5 पाथ्स के लिए इंटरनल एनर्जी की आएगी सेम आएगी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आप किसी भी पाथ से उसको एनर्जी हीट सप्लाई करो, हीट एनर्जी दो, चाहे लो चाहे जैसे मर्जी वर्क करो, जो उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो सेम आएगा। क्यू और डब्ल्यू अपने आप में इस अकॉर्डिंग चेंज करते हैं कि जो आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी आए वो कॉन्स्टेंट आए, कि आप किसी भी पाथ से जा रहे हो जो उसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो सेम आएगा। तो आपके पास फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसको उधर शिफ्ट करवा दो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मतलब if some part of heat is given to the system, then a portion of heat is used to change the internal energy of the system and rest is doing work by the system। उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करवाने में यूज़ हो जाएगा और बाकी का इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम। यहाँ पर जो आपके पास वर्क और हीट है वो इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब आप वर्क को हीट में कन्वर्ट करवा सकते हो और हीट को वर्क में। बट इन दोनों की जो यूनिट्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो वर्क की होती है वो होती है जूल। हीट के लिए हम जूल भी यूज़ करते हैं, पर जनरली हम यूज़ करते हैं कैलोरीज। तो यहाँ पर वर्क जो होता है वो जे क्यू के इक्वल होता है। जे क्या है यहाँ पर, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू है 4.186 जूल पर कैलोरी, राइट। अगर वर्क डन और क्यू मतलब हीट और वर्क हम सेम यूनिट्स में ले रहे हैं तो डब्ल्यू क्यू की इक्वल आ जाएगा, बिकॉज जूल बाय में जूल हो जाएगा या कैलोरी बाय में कैलोरी हो जाएगा, तब दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। अगर हम वर्क जूल में ले रहे हैं और हीट कैलोरीज में ले रहे हैं तो वर्क डन की वैल्यू आएगी जे इंटू में क्यू, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय हीट। देखो यहाँ पर जब आप क्यू की वैल्यू पुट करोगे इन कैलोरीज तो अपॉन वाला कैलोरी, ये जो जे के अपॉन में कैलोरी आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा और नेट आपका जूल में ही बचेगा, राइट। सो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एन इनफाइनाइट स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू इज गिवन टू द सिस्टम, देन सम पार्ट ऑफ हीट इज यूज टू डू वर्क एंड रिमेनिंग पार्ट इज यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये आपके पास फर्स्ट लॉ की कंप्लीट डेफिनेशन बन गई। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है। अगर आप सिस्टम को हीट देते हो, मीन्स इफ़ हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम देन वी विल टेक इट पॉजिटिव, और अगर आप सिस्टम से वर्क करवाते हो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम एंड देन पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आएगा इस केस में वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। इसे अपोज करें कि अगर हम वर्क डन ऑन द सिस्टम लें तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर हीट सिस्टम से लें मतलब हीट सिस्टम से हम कैसे ले सकते हैं, उससे सराउंडिंग में कोई कोल्ड बॉडी लाकर, तब वो भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तब इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ग्रेटर वैल्यू जो होगी उसका साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो ये चेंज पॉजिटिव आएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो ये चेंज नेगेटिव आएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, सिंस डी क्यू एंड डी डब्ल्यू आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डी क्यू भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन इफ द प्रोसेस इज पॉसिबल। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। यही हमने स्टार्टिंग में बोला था कि फर्स्ट लॉ तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली यही कह रहे हैं कि जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो इक्वल आ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के, तो वो दोनों में ही कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हो रही, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये सपोर्ट करते हैं। अब देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, इट डजंट टेल अस वेदर द प्रोसेस इज़ पॉसिबल और नॉट। ये नहीं बताता कि आपकी जो प्रोसेस है वो पॉसिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है।
हो सकता है कि कई प्रोसेसेस होती हैं कि हम उसमें एनर्जी देते हैं बट वो फिर भी नहीं होती, तो ये उस टाइप का कुछ नहीं बताता। सेकंड, इट डज़ नॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, कि वो हीट किस बॉडी से किस बॉडी में जा रही है, हॉट टू कोल्ड जा रही है, कैसे जा रही है, ये उसका नहीं बताता। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो होती है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, तभी प्रोसेस फिजिबल होती है, अटर होती है, पॉसिबल होती है। अदर चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, बट फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया था, ये इसकी लिमिटेशन थी। ये बाद में हमें पता चला था जब हमारे पास सेकंड लॉ आया था, एंट्रोपी का कंसेप्ट आया था। तो इससे दो लिमिटेशन से फर्स्ट लॉ थी। फर्स्ट क्या है कि प्रोसेस फिजिबल है, पॉसिबल है या नहीं, ये नहीं बताता। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बताता। नाउ फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। फर्स्ट है हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साइक्लिक प्रोसेस के लिए का मतलब क्या है कि ये अगेन अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आ रहा है, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या हो जाएंगी, सेम। फर्स्ट लॉ की फॉर्म क्या थी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो जब आपने डी क्यू में लार्ज चेंज लगाना है तो हम डी को रिप्लेस करेंगे बाय डेल्टा और इसको इंटीग्रेशन करवा देंगे, तो ये आ जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब आपको बोला था कि डी यू क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो जो आपके पास साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ की फॉर्म बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फर्दर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। नाउ फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो जो डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा डब्ल्यू की इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी। अब हमने बोला पी कॉन्स्टेंट है तो पी को हम बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन आ जाएगा डी वी का फ्रॉम आई टू एफ, तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। तो डेल्टा क्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डी यू प्लस में पी डेल्टा वी। एज पी इज कॉन्स्टेंट सो वी डो नॉट नीड टू सब्स्टिट्यूट पी इन टर्म्स ऑफ वी। नाउ फॉर आइडियल गैस क्या होता है, जो डी यू होता है वो इक्वल होता है सी वी डेल्टा टी के, सी वी डेल्टा टी के, और पी डेल वी एज इट इज़ आ जाएगा, राइट। सी वी डेल्टा टी के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो यू होता है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करवाया, टली यू बाई टली टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू में डी टी आएगा, फिर टली यू बाई टली वी आएगा एट कॉन्स्टेंट टी इंटू में डी वी। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर दिया, पहले टी के विद रिस्पेक्ट में कीप इन वी कॉन्स्टेंट, फिर वी के रिस्पेक्ट में कीप इन टी कॉन्स्टेंट, तो एक टर्म आपके पास ये बन गई और एक ये। आइडियल गैस के लिए जो आपके पास डी यू होएगा वो सी वी डेल्टा टी के इक्वल होएगा, बिकॉज सेकेंड टर्म क्या आ रही है, ज़ीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ हमने उसका चेंज लेना है और वो उस पर डिपेंड ही नहीं करती फॉर आइडियल गैस, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। बाकी आपको ये माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो कि फॉर आइडियल गैस इंटीग्रेशन डी यू जो होता है वो इक्वल आता है सी वी डी टी के, राइट। फिर आपके पास फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा, डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा, तो डी यू अभी आपको बताया था आइडियल गैस के लिए होता है सी वी डेल्टा टी, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू किससे इक्वल आ जाएगा, ओनली पी डी वी के, पी डी वी के। तो ये इसको आप जब इंटीग्रेट करवाओगे तो क्या आएगा, एन आर टी बाहर, वन बाई वी डी वी का इंटीग्रेशन करोगे लोड वी, फिर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसका फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये बन जाएगा लोड वी एफ माइनस लोड वी आई। लोड की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, लोड ए माइनस लोड बी हो तो ये बन जाता है लोड ए बाई बी, तो ये आ जाएगा एन आर टी लोड वी एफ बाई में वी आई। ये लोड नेचुरल है, जब इसको लोड 10 में कन्वर्ट करवाएंगे तो आ जाएगा 2.303 एन आर टी लोड 10 वी एफ बाई वी आई। क्लियर करना है, डेल्टा टी को ज़ीरो पुट करना है। फिर है हमारे पास एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब हीट कांस्टेंट, मतलब डी क्यू ज़ीरो, डी टू ज़ीरो है तो आपके पास डी यू प्लस डी डब्ल्यू भी ज़ीरो आ जाएगा, मतलब डी डब्ल्यू जो आएगा वो माइनस डी यू के इक्वल आ जाएगा। नॉर्मली जो वर्क डन होता है वो पाथ फंक्शन होता है, बट
फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस ये डेल्टा यू के इक्वल आ रहा है. सो दिस फॉर द आइडियाबैटिक प्रोसेस ये वर्डन है जो दिस वर्डन विल बी अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ रहे हैं. नेक्स्ट है फ्री एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन का मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सिस्टम इन वैक्यूम. फॉर परफेक्ट वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? ज़ीरो. बट नॉर्मली वैक्यूम यूज़ होता है फॉर दो सिस्टम जहाँ पर प्रेशर नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्योंकि हमें ऐसी कभी कोई चीज़ मिली नहीं जहाँ पर प्रेशर ज़ीरो हो. तो जहाँ पर प्रेशर नेग्लिजिबल भी हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसको भी हम क्या मान लेते हैं कि वहाँ पर फ्री एक्सपेंशन हो रही है, वहाँ पर वैक्यूम है. तो हमने पी को ज़ीरो पुट करना है. डी डब्ल्यू के फॉर्मूले में क्या आता है? इंटीग्रेशन पी डेल्टा वी. तो ये डायरेक्टली ज़ीरो आ जाएगा. इम्प्लाइज दैट आपके पास डी क्यू भी ज़ीरो होएगा क्योंकि एडियाबैटिक है. डी क्यू भी ज़ीरो हो गया, डी डब्ल्यू भी ज़ीरो हो गया, तो डेल्टा यू भी क्या आएगा? ज़ीरो. मतलब यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कॉन्स्टेंट. राइट.